हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वरुसन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। हम लोग बहुत सारे वीडियो करा रहे हैं। आज एक इकोनॉमी का वीडियो कराएंगे, इकोनॉमिक्स का। एक्चुअली क्लास 12 में मेरा इकोनॉमिक्स था भी, और अपना क्लास में सबसे ज्यादा भी मार्क्स आया था उस टाइम। बट उसके बाद धीरे 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 आदत छूट जाता है, दूसरा तैयारी में इंसान इन्वॉल्व हो जाता है। तो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा एक्सपर्टी नहीं है मेरा, बट हाँ, ये मैं समझ के फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने हमेशा कहा आपको जलवा जो सीए है, जलवा जो जीएस है, उसको मैं हलवा में बदल के आप लोग को खिलाने का कोशिश करूंगा, यानी कि सिंप्लीफाई करने का। तो ये इकोनॉमिक्स का वीडियो है, इसको प्लीज स्किप नहीं करिएगा और अच्छा से सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो नील बट्टा सन्नाटा हो जाएगा। आइए, कुछ कुछ टॉपिक है, इसका देख लेते हैं। हम लोग का लाइफ में बैंकिंग सेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बैंकिंग सेक्टर के जरिए से लेन देन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं पैसा को मंगाते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में तीन तरीके से, खास करके बहुत सारा तरीका है, बस तीन मेन तरीके हैं जिससे हम लोग पैसा वगैरह भेज सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो है उसका नाम है एनईएफटी। एनईएफटी, गौर से सुनिएगा, और इसका फुल फॉर्म सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। समझ में आ गया, ये पूछा जा सकता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। और ये 2005 में शुरुआत किया गया था, ओके। और इसको मेंटेन कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप सबको मालूम है, जो कि हमारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये आता है, ओके। अच्छा, इसका सेटअप कौन किया था? अच्छा, ये जो एनईएफटी है, इसका सेटअप किया था आईडीआरबीटी, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। और ये जो आईडीआरबीटी है, ये बना है 1996 में, ओके। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्चुअली हुआ क्या, 1991 में हम लोग का यहाँ एलपीजी हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारा सुधार का बात आया। तो उसी में ही ये वाला संस्था को बनाया गया था, जो कि आरबीआई के अंडर में ही है। तो वही ये वाला एनईएफटी को मेंटेन करता है, चालू किया है। अच्छा, एनईएफटी में क्या होता है ना, एनईएफटी का जो लिमिट है पैसा भेजने का, अपर लिमिट कुछ नहीं है, बट हाँ, जो अलग अलग जो ये आरबीआई की तरफ से नो लिमिट है, बट जो कंसर्न बैंक है उन लोग अपना लिमिट सेट कर सकता है, जो भाई इतना ज्यादा हम लोग भेजने का ही करेंगे। और पहले क्या था, 2019 का पहले, यानी कि दिसंबर 2019 का पहले, ये जो एनईएफटी था ना, ये सिर्फ बैंकिंग आवर में ही होता था। बैंक जब तक खुला रहेगा, जे दिन खुला रहेगा उतने ही दिन ये वाला ट्रांजेक्शन हो पाएगा। और ये ऑनलाइन भी होता है, यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग का जरिए से, मोबाइल बैंकिंग का जरिए से, और बैंक में भी जाके आप कर सकते हैं। बट हाँ, दिसंबर 2019 से इसको 24x7 कर दिया गया, 24 घंटा 7 दिन आप कभी भी कर सकते हैं। बट ये ना बैचेस में होते हैं। जब ये आप एनईएफटी करेंगे, संगे संग आपका पैसा ट्रांजेक्शन नहीं होगा। 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट अभी कम किया गया, पहले और भी ज्यादा था। 30 मिनट में ये वाला पैसा ट्रांसफर होगा, कम से कम 30 मिनट में, ज्यादा भी लग सकता है। तो ये हो गया एनईएफटी में। अब क्या इसमें देखो, इसमें ज्यादा पैसा का मामला है, मगर 30 मिनट टाइम लग रहा है। अब बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, ये जो बड़ा बड़ा डील करते हैं, उन लोग का सोच के क्या किया गया, आरटीजीएस लाया गया, ओके। आरटीजीएस का मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ओके। रियल टाइम मतलब संगे संग। इसमें भी ज्यादा पैसा का मामला है, मगर ये संगे संग करेगा। और इसमें मगर एक तो लिमिट है, जैसे कि यहाँ पर क्या था ना, यहाँ पर जो मिनिमम अमाउंट है उसको कोई लिमिट नहीं है, बट यहाँ पर मिनिमम अमाउंट का लिमिट रख दिया है। माने कम से कम 2 लाख रुपया आरटीजीएस में भेजना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है आरबीआई का द्वारा। मगर हाँ, अलग अलग बैंक अपना लिमिट सेट कर सकते हैं, ये बार बार मैं कर रहा हूँ। और ये 2004 में शुरुआत किया गया था, यानी कि इससे पहले ये चालू हो गया था। समझ में आया? अब क्या हुआ, इसमें तो मिनिमम लिमिट 2 लाख है, संगे संग भेज रहे हैं। अब देखा गया जो भाई संगे संग तो चाहिए हमको, मगर कम अमाउंट के लिए क्या करें, तो उसके लिए ये वाला सिस्टम आया। उसके लिए क्या आया, आईएमपीएस, ठीक है, आईएमपीएस आया, यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ओके, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और ये 2010 में इसको चालू किया गया। और ये मगर आरबीआई के अंडर में नहीं है। एनईएफटी और आरटीजीएस को डायरेक्ट आरबीआई मेंटेन करता है, बट आईएमपीएस जो है, इसको एनपीसीआई, आरबीआई की एक संस्था है, ठीक है, एसोसिएट है, एनपीसीआई, वो इसको आईएमपीएस को मेंटेन करता है। और इसमें पहले क्या था ना, पहले 2 लाख लिमिट था, मैक्सिमम लिमिट जो था 2 लाख था। बट अभी अक्टूबर 2021 से इसका मैक्सिमम लिमिट 5 लाख कर दिया गया। और ये सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में होता है,
यानी कि आप बैंक में जाकर नहीं बोल पाएंगे जो भाई हमको ऑनलाइन ये करना है, आईएमपीएस करना है। एनईएफटी आरटीजीएस बैंक में होगा और आईएमपीएस या तो ऑनलाइन बैंकिंग से होगा या फिर बैंक का भी ऑनलाइन बैंकिंग से होगा। ओके, और ये एनपीसीआई इसको चलाता है। अब देख लेते हैं एनपीसीआई क्या है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये 2008 में बना है। ये सब पूछा जा सकता है। इसका दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक फुल फॉर्म बहुत आसानी से पूछा जा सकता है और कब बना। और ये एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है आरबीआई का अंडर में, जो कि क्या करता है, रिटेल पेमेंट्स के लिए काम करता है और सेटलमेंट सिस्टम, ये बैंकिंग का टर्म है, सेटलमेंट करता है। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और मौजूदा जो एमडी एंड सीईओ है ये एनपीसीआई के, उनका नाम है दिलीप आजबे। ठीक है, आजबे नजाबे बंगला में बोलता है ना आजबे, तो दिलीप आजबे इसका एमडी एंड सीईओ है। और ये जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, अम्ब्रेला कोई भी अम्ब्रेला स्कीम ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है उसके अंदर में बहुत छोटा 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 और भी फंक्शंस रहता है। अभी हम लोग उसका 2-3 फंक्शन देख लेते हैं, 2 ही बात कर लेते हैं। तो एनपीसीआई के अंडर में ही ये आता है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, और ये चालू हुआ है 2016 में। एनपीसीआई इसको चालू किया था। यूपीआई आपको सबको मालूम है, सबका मोबाइल में आजकल फोन पे गूगल पे वगैरह है, उसमें सिर्फ मोबाइल नंबर चाहिए आपका। ठीक है, उसी से आपका काम हो जाएगा। बैंक तो अकाउंट तो होना ही जहां से पैसा कटेगा। तो ये जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसका जो लिमिट है एक दिन में 1 लाख रुपया मैक्सिमम लिमिट है। और अपना अपना बैंक जो है वो उसको कम बेसी कर सकता है, मतलब उसका अंदर रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, उसके बाद एनपीसीआई ने और एक चीज बनाया, एक ऐप बनाया, भीम ऐप, जिसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी ये ऐप का नाम है। और ये 2016 में इसको भी चालू किया गया था एनपीसीआई के द्वारा। तो समझ में आया आपको एनईएफटी के बारे में, आरटीजीएस के बारे में और आईएमपीएस के बारे में। उसके बाद एनपीसीआई के अंदर में ये दो चीज पढ़ा है मैंने। अब जो है बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सब, जब हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे तब इसका काम जरूर आएगा। आईएफएससी, आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और ये क्या होता है, 11 डिजिट यानी कि अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। आप लोग सब जीआई वगैरह करते हैं, आप लोग को मालूम है अल्फा न्यूमेरिक किसको बोला जाता है। अल्फा यानी कि एबीसीडी से जेड तक, और न्यूमेरिक माने नंबर। तो 11 डिजिट का एक कोड होता है, इसको आईएफएससी कोड बोला जाता है। और पहला जो फर्स्ट 4, जैसे कि इधर लीजिए, अगर SBIN 0056941 कितना हुआ, 5 7 4 11। तो पहला जो 4 रहता है ना, ये आपका बैंक नेम रहता है, कोई भी बैंक का नाम रहता है, शॉर्टकट में रहता है। ओके, और आखिरी जो 6 रहेगा, यहां से ये जो 6 रहेगा आखिरी, ये आपका ब्रांच का जो कोड है वो रहेगा, ब्रांच के बारे में बताएगा। अगर हम पैसा भेज रहे हैं भाई, हमको एसबीआई में भेजना है, ओके, बट एसबीआई का कौन सा ब्रांच में भेजना है, ठीक है, तो ये बताएगा वही चीज। और ये जो 5वां नंबर है ये 0 है, और नहीं है, ये 0 है। और ये इसका अभी कोई फंक्शन नहीं है, इसको फ्यूचर के लिए रखा गया है। फ्यूचर में अगर काम आएगा तो इसमें नंबर वगैरह कुछ ऐड किया जाएगा। तो समझ में आया आईएफएससी कोड। अगर आप बैंक का पासबुक अभी आपका पास में होगा तो आप देखिएगा, उसको खोलने से पहले ही पेज में लिखा रहता है आईएफएससी कोड क्या है आपका। जब भी आपको पैसा भेजना रहेगा तो उसी में उसको देना जरूरी रहता है। अच्छा, एक होता है एमआईसीआर। एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जैसा ओएमआर होता है ना, आप लोग एग्जाम देते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, वो आपका जब भी आंसर शीट को चेक करना रहता है ओएमआर से, वैसे ये एमआईसीआर है। और ये 9 डिजिट का कोड होता है, ठीक है। और ये 9 डिजिट जो रहता है, इसमें पहला 3 डिजिट जो रहता है ये सिटी कोड होता है, माने कौन सा शहर का उसका कोड रहेगा। जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, कुछ भी, उसका बाद जो 3 रहेगा वो बैंक का कोड रहेगा, कौन सा बैंक है। और आखिरी 3 जो रहेगा ये आपका रहेगा ब्रांच का कोड रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए, ये एमआईसीआर जो रहता है ये चेक में रहता है, ठीक है। चेक जब इश्यू किया जाता है उसमें ये रहता है। तो इसका मेन काम रहता है चेक का ऑथेंटिसिटी को चेक करना, मतलब ये तो क्यू वाला चेक था, बाद में के वाला चेक है। चेक का ऑथेंटिसिटी को चेक करना और जल्द से जल्द प्रोसेस करना। एक्चुअली बहुत सारा पेमेंट वगैरह होते रहता है, तो इसको इसलिए लाया गया था, बहुत 1950 का टाइम से ये चल रहा है पूरा वर्ल्ड लेवल में ही, ताकि जल्द से जल्द आपका जो चेक का क्लियरेंस वगैरह जल्द से जल्द हैसल फ्री हो सके। ओके, और भी बहुत सारा चीज इसमें आ सकता है, जैसे डिजिटल रूपी के बारे में आ सकता है,
और भी बहुत कुछ आ सकता है, आधार वाला पेमेंट के बारे में आ सकता है। ठीक है, तो आज इतना ही मैंने पढ़ाया। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करिए और शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताएं इकोनॉमिक्स के टॉपिक को क्या मैं समझा पाया कि नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे।